यहाँ मेकिंग मनी, यही तो करते हैं। बिल्कुल, ठीक है ना, आप थोड़ी बहुत पूजा भी करके आए हैं, जी। पर याद रखिएगा इन सब चीजों को एग्जीक्यूट कौन करता है? आपकी फ्रंटल लोब के न्यूरॉन्स, और इनके बारे में कभी आपने जाना नहीं, याद रखिएगा। इसीलिए आपके महापुरुष जितने में हमारे महापुरुष हैं, वो कहाँ पर ध्यान लगाने के लिए कहते थे शांत बैठकर? सिर्फ यहाँ पर, क्योंकि ये फ्रंटल लोब के जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, ब्रेन सेल्स हैं, दे आर वेरी हार्ड टू वायर। और एक बार इनकी वायरिंग हो जाए आपकी सफलता के लिए, वायरिंग हो जाए एक बार एक सेहत के लिए, वायरिंग हो जाए कि आपके पास एनर्जी रहे, वायरिंग हो जाए कि आपके रिश्ते बढ़िया हों, वायरिंग हो जाए कि आप चीज़ों को, बढ़िया चीज़ों को अट्रैक्ट करें, वायरिंग हो जाए कि आप बेकार चीज़ों पर फोकस ही ना ले जाएं। और इसमें आपकी ब्रीदिंग का बहुत बड़ा रोल है। ब्रीदिंग आपको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में सबसे तेज़ी से ले जाती है। यानी कि आपके अंदर का इनर अर्थक्वेक अगर चल रहा है, आप स्ट्रेस में हैं, तो अगर उसे आप शांत करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम है ब्रीदिंग। इसलिए विज्ञान भैरव का सबसे पहला, जिसमें भगवान शंकर कहते हैं पार्वती को कि मोक्ष कैसे पाएं, तो सबसे पहली ब्रीदिंग से ही आप अपने कंप्लीट एंग्जाइटी को और अपने स्ट्रेस को ख़त्म कर सकते हैं। पहली ब्रीदिंग की टेक्निक है कि आप सिर्फ अपने अपान को, सांस ब्रीदिंग को आते हुए देखें और जाते हुए देखें। इसे प्राणायाम में ना बदलें, यानी कि डीप ना करें, सिर्फ इसे ऑब्जर्व कर लें, हाउ इट इज़ गोइंग आउट, हाउ इट इज़ गोइंग इन। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपके हजारों थॉट जो हैं, उनमें से 1000 थॉट अगर चल रहे थे आपके 86 बिलियन न्यूरॉन में, तो वो 999 में बंद हो गए। एक थॉट है कि मेरा सांस कैसे जा रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, कैसे जा रहा है। और आपने बिखराव को, इंटरनल बिखराव को बंद कर दिया है। इंटरनल बिखराव बंद होते ही बॉडी आपकी हील हो जाएगी, गट हील हो जाएगा, जीन्स हील हो जाएंगे, आपके हार्मोन्स हील हो जाएंगे, आपका मेटाबॉलिक सिस्टम डिफरेंट हो जाएगा। पर सर एक चीज़ बताइए कि आजकल मार्केट में बड़ा ये चलता है कि क्योंकि आप गट के बारे में बता रहे हैं, तो गट खराब होता है तो लोग कोई एक पिल ले लेंगे। वो आजकल बहुत एडवर्टीजमेंट चलती है कि आप ये पिल ले लो, आपका पेट सही हो जाएगा, आप 20 दिन ले लो। आपने देखे होंगे काफ़ी एडवर्टीजमेंट्स आते हैं। तो लोग कहीं ना कहीं बोलते हैं कि यार देखो लाइफस्टाइल और वर्क स्ट्रेस तो हम कम नहीं कर पाएंगे, तो ये पिल है, उसमें उनको राहत भी मिलती है 3-4 दिन के लिए, 4-5 दिन के लिए वो थोड़ा राहत भी हो जाता है, बट फिर उनका या तो डोजेज बढ़ाना पड़ता है या तो फिर वो दवाई छोड़ देते हैं या तो उनका वो हो जाता है। मुझे 2 सवाल यहाँ पर पूछने हैं कि ये आजकल 2 सबसे बड़े गट रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं, एक आईबीएस आई थिंक कहते हैं और दूसरा कहते हैं कॉन्स्टिपेशन, जो आजकल बहुत प्रोमिनेंट है। पहला ये इतना ज़्यादा, क्योंकि जितना मुझे याद है हमारे दादा दादी के टाइम पे इतना ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन अब तो ये बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट हमारे पेरेंट्स के टाइम पे भी इतनी नहीं हुई थी, अब तो इतना ज़्यादा स्काई रॉकेट हो गया है कि मेरे जो पहचान के लोग हैं जो सिर्फ 24-25 साल के भी होंगे, दे आर लाइक यार कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, आईबीएस हो गया है, हमने तो नाम भी पहले नहीं सुना था। तो ये क्यों हो रहा है सर? यहाँ पर 2 सवाल थे कि एक तो वो एक पिल खा लेते पिल हैं, खाने वाला, हाँ, ठीक क्या है। वो सही तरीका है? अब इस एक एग्जांपल से देता हूँ कि आपके घर में एक बच्चा है, वो रो रहा है, उसको बुखार है, ठीक है ना, और आप कहते हैं यार ये बच्चा रोना नहीं चाहिए, तो या तो इसका बुखार उतार दें। एक तरीका और भी है कि इसके मुंह पे टेप लगा दें, 3-4 दिन के लिए नींद आ जाएगी। लेकिन उस बच्चे का क्या हाल होगा या उसकी रिएक्शन लाइफ में क्या होगी, ये तो हम कभी भी सोच ही नहीं सकते। तो बेसिकली बीमारी तो हमारे पास इनसाइड आउट है और हम समाधान आउटसाइड इन कर रहे हैं। पर्स आपका खोया है भोपाल में और ढूंढ रहे आप ऋषिकेश में, जीवन में नहीं मिलेगा। अब सवाल उठता है कि गट को कैसे ठीक करें। मुझे कोई भी आदमी, मैं एक बार डिस्कस करने के लिए तैयार हूँ। गट में एक चीज़ को छोड़ दीजिएगा, वो है गट के बैक्टीरिया, उनको फीड करना अलग बात है। इसके अलावा गट की कोई भी दवाई मुझे बता दीजिएगा, अगर गट को कोई दवाई चाहिए क्या। बेसिकली गट को दवाई नहीं चाहिए। जो चूर्ण आप भी खा रहे हैं, उस चूर्ण में जो कोई चीज़ स्पेशल है, या तो वो खट्टापन है या कड़वापन है या कोई उसमें तत्व है, वह आपके सेंसर को सिर्फ एक्टिवेट करता है कि वह अपना बेस्ट अम्ल निकाल दे या हार्मोन निकाल दे। हमारे गट को समझना पड़ेगा आपको। गट मात्र एक पाइप नहीं है जो मुंह से शुरू होता है और एलिमिनेशन पार्ट तक जाता है। यहाँ पर हमारी एक भोजन की नली है जिसमें मुंह है, यहाँ से सबसे पहले यहाँ पर हम चीज़ों को चबाते हैं। जैसे ही मुंह में कोई चीज़ जाती है, इमीडिएटली आपका ब्रेन नोटिस करता है कि इसमें कितनी प्रोटीन है, कितना इसमें कार्ब है, कितना इसमें फैट है। उसके लिए इमीडिएटली पेट को वो वेगस नर्व से इंफॉर्मेशन देता है कि मुझे इतना एसिड चाहिए यहाँ पर। वह आपके गॉल ब्लैडर को इमीडिएटली एक मैसेज देता है कि इसमें इतना फैट होगा, मुझे छोटी आंत में आपका बाइल जूस का पंप चाहिए। वह आपके लीवर को तैयार कर देता है कि आपको ये प्रक्रियाएं जो भी हैं करनी होंगी। वह आपके इंटरनल वर्ल्ड का, जो आपका जो सेकंड ब्रेन है गट का,
जो आपकी आते हैं उस ब्रेन को बताता है कि मुझे इतना पेरिस्टाल्टिक मोमेंट चाहिए। ये सारी चीज़ें समझिएगा, ये मात्र एक पाइप नहीं है, इसके साथ खेलिएगा मत। ये तो वही वाली बात है कि आपने नींद की 50 गोली खा ली क्योंकि माइंड शांत हो जाएगा, शांत तो हो जाएगा, लेकिन अगर न्यूरॉन्स मरने शुरू हो गए तो फिर जीवन खराब हो जाएगा 2 जनरेशन का, क्योंकि आपको संभालने के लिए आपके बच्चे और उनके बच्चे चाहिए फिर। वही वाला काम आप गट के साथ कर रहे हैं। नेवर प्ले विद द गट। गट के साथ खेलिएगा मत। गट के पास जो चीज़ें हैं पहले उन्हें समझ लीजिए। गट के पास पहली चीज़ है सेंसर्स, वो हमेशा सेंस कर रहे हैं आपके थॉट को। योर गट इज मिररिंग योर माइंड। अगर माइंड में यहाँ पर स्ट्रेस आ जाए तो आपके गट के अंदर बटरफ्लाई शुरू हो जाती है। अगर यहाँ पर आप नेगेटिव हैं तो इस समय आपके गट के जो सेंसर्स है वो नेगेटिव चीज़ों को निकाल रहे हैं। ऐसे में आप किसी बढ़िया कंपनी का च्यवनप्राश खा लें या आप शिलाजीत खा लें, सब यूजलेस हैं, बिकॉज वो ट्रिगर बन जाएंगी उन्हीं बेकार सेंस हार्मोन को निकालने के लिए। पहली चीज़ ये है, आपके गट के ऊपर 70% जो इम्यूनिटी आपकी बॉडी में होनी चाहिए वो अकेले आपके गट के ऊपर है, 30% रेस्ट ऑफ द बॉडी में है। यानी कि आपके हाथों के ऊपर 70 to 80% इम्यूनिटी आपके गट के ऊपर है, क्योंकि जैसे ही आपका गट किसी भी चीज़ को खाता है, आप खाते हैं, उसमें से बहुत सारे बैक्टीरिया हो सकते हैं, वो आपके ब्लड में ना चले जाएं, तो वहाँ पर एक आर्मी लगा दी जाती है। वह आर्मी डायरेक्टली आपके माइंड से रिलेट करती है। कैन यू बिलीव इट? साइकोलॉजिस्ट और इम्यूनोलॉजिस्ट यानी कि इम्यूनिटी के डॉक्टर और साइकोलॉजिस्ट ने यह देखा है कि अगर हम अपनी इम्यूनिटी को दोबारा गाइड करना चाहते हैं और आपको इम्यूनिटी मार रही है, इम्यूनिटी आपको अटैक कर रही है ऑटो इम्यून डिजीज़ में, या एलर्जी कर रही है, या वो डाउन हो चुकी है, तो ओलनेस नाम के एक डॉक्टर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने उन बच्चों की जिनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर पाई गई थी और वो जल्दी जल्दी किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को पकड़ रहे थे, तो उनको एक छोटा सा मेडिटेशन कराया पिक्चर में बनाकर। उन्होंने कहा कि ये चोर हैं काली ड्रेस में, और इनके पीछे खाकी या वाइट ड्रेस में सिपाही हैं और ये इनको मार रहे हैं। उन्हें ये पिक्चर कई बार दिखाई गई। छोटे छोटे बच्चे थे, कोई 5 साल का, कोई 6 साल का। उन्होंने उसको एंजॉय किया। फिर उनसे कहा कि ये आपकी इम्यूनिटी है जो वाइट ड्रेस में है, क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो आपके इन्फेक्शन करने वाले जो बैक्टीरिया हैं वो चोर की तरह हैं। और अब आप इमेजिन करिए कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होकर गाइडेड हो रही है और वो इन चोरों को मार रही है ढूंढ ढूंढ कर। जिन बच्चों को हर महीने का एक फ्रीक्वेंसी बनी हुई थी कि वो इन्फेक्शन को पकड़ें, वह फ्रीक्वेंसी घटकर 7 से 8 महीने हो गई, सिर्फ एक बार के विजुअलाइजेशन से। यह पावर है आपके माइंड की गट के ऊपर, यानी कि इम्यूनिटी के ऊपर। यह टेक्निक फिर कीमोथेरेपी में लगाई गई। कीमोथेरेपी के बाद इम्यूनिटी जीरो हो जाती है, बाल निकल जाते हैं, क्योंकि कीमोथेरेपी ये नहीं देखती कि वो किस सेल को मारे, वो हमारी इम्यूनिटी की सेल को भी मार देती है। और वो इम्यूनिटी फिर 8 से 10 वीक के बाद हमारी बननी शुरू होती है। जब इन लोगों को कराया गया तो पाया गया कि वो 1 से 2 वीक के अंदर अपनी नॉर्मल इम्यूनिटी के साथ जी रहे थे, जो बेहद जरूरी थी एक कैंसर पेशेंट के लिए। जी याद रखिएगा, यह इम्यूनिटी डायरेक्टली आपके माइंड से प्रभावित होती है, और यहाँ से प्रभावित होती है वेगस नर्व के द्वारा। आपके पास एक वेगस नर्व है, सुना होगा, ठीक है ना? यह आपको जानना होगा। तीसरी चीज़ है कि आपके पास गट के अंदर एक माइंड है जो ये देखता है कि मेरे पास खाना कैसा आया है और इस आदमी का मूड यहाँ पर कैसा है। वो उसी तरह से अपनी पेरिस्टाल्टिक मोमेंट को बढ़ा देता है। अगर बहुत एग्रेसिव हुए ना तो याद रखिएगा आपको पेशिश शुरू हो जाएगी। फिर आप कहेंगे IBS है। IBS नहीं है, यहाँ से आप एग्रेशन में हैं। और अगर आप डिप्रेसिंग मोड में जा रहे हैं, यार नुकसान हो गया, अब क्या होगा, तो याद रखिएगा आपका गट भी डिप्रेस्ड हो जाएगा। वहाँ पर आपके खाने को वो आगे नहीं लेकर जाएगा। पेरिस्टाल्टिक मोमेंट आपने स्लो कर दी है। और चौथी चीज़ इससे भी बढ़िया और ख़तरनाक और बहुत गौर देने लायक है, जो 2006 के बाद पता चला है कि इस सारी चीज़ें ये यूजलेस हैं जब तक कि हमारे गट के अंदर 100 ट्रिलियन गट बैक्टीरिया बढ़िया वाले नहीं हैं, तो जिनकी प्रजाति 10,000 होनी चाहिए। आपने कहा कि हमारे दादा के पास ये बीमारी नहीं थी जी, क्योंकि आपके दादा के पास 10,000 प्रजातियाँ थी आपके बैक्टीरिया की, और आज आपके पास सिर्फ 1600 रह गई हैं। बाकी इसलिए कि जो आपकी जो लाइफ स्टाइल है, खाने की, स्ट्रेस लेने की, पिल खाने की, दर्द हुआ एकदम से आप पेन किलर खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं जिसमें इमल्सीफायर्स है, आपको यही नहीं पता आप क्या खा रहे हैं। फूड लुकिंग फूड खा रहे हैं आप। आपके दादाजी ने रियल फूड खाया था। आपके पास आप देखेंगे कि पिछले 20 सालों में एक चीज़ आपसे चुरा ली गई जो सबसे बढ़िया न्यूट्रिएंट था,
वो होती है आपकी मेहनत। डिजिटली मेहनत खत्म हो गई। आपने खुद कहा है कि 8-8 घंटे हम बैठे हुए हैं। अगर आपके मेहनत के नाम पर कुछ है, मैं भी अपनी लाइफ को देखता हूँ, वो तो मेरी आदत दूसरी है कि मैं कम से कम जब तक 4-5 किलोमीटर नहीं चल लेता, चाहे दिन हो या रात हो या दोपहर हो, मुझे मज़ा नहीं आता। लेकिन अगर मैं देखूं तो सुबह सिर्फ 2 घंटे जो योगा, जुम्बा या मैं जिम करता हूं हल्का फुल्का, बस वही मेहनत है, बाकी कहाँ गई? यानी कि आपका जो बेस्ट न्यूट्रिएंट था मेहनत, वह तो आपसे चुरा लिया गया है। और दूसरी चीज़, एक बात और भी हुई है कि जो आपके एंसेस्टर्स का फूड था वो आपका फूड नहीं है। आपके एंसेस्टर्स का फूड में 75% फैट हुआ करता था, 15% प्रोटीन हुआ करता था, 5% कार्ब हुआ करता था जब हम हंटर गैदरर थे। आज हमारे बच्चों के पास और हमारे पास 60% कार्ब है, 20% प्रोटीन है और 20% जो फैट है उसकी आपको गारंटी नहीं पता। तो आपका गट नहीं खराब होगा तो और कौन होगा, क्योंकि गट ही तो उसको ले रहा है। पहली फर्स्ट जो इन्फॉर्मेशन आपके फूड की जाती है, कहाँ जाती है? जी। आपके गट को ही तो जाती है। सर लेकिन एक सेकेंड, आपने अभी थोड़ी देर पहले एक अभी जो चीज़ बताई कि ऑलमोस्ट हमारे जो एंसेस्टर थे 75% उनका फैट हो गया, केवल 15% आपने कहा 10-15% हो गया प्रोटीन। लेकिन आज के समय पे जब हम बात करते हैं, हर जगह तो यही ट्रेंड चला हुआ है कि प्रोटीन 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 पर वेट के हिसाब से कितना प्रोटीन होना चाहिए, और हर कोई इसी के चक्कर में, मैं अपने पहचान वालों से जब बात करता हूँ तो दे से कि हम वे प्रोटीन ले रहे हैं, कैसीन प्रोटीन ले रहे हैं, अलग अलग तरीके के मार्केट में प्रोडक्ट्स आ गए हैं जो वो ले रहे हैं। जो वेजिटेरियन दोस्त थे, जिनकी पूरी हिस्ट्री में वेजिटेरियन लोग थे, वो लोग नॉन वेजिटेरियन हो गए। क्यों भाई, हमारा प्रोटीन नीड्स कहाँ से आएगा? तो इसके बारे में आपका क्या कहना है फिर? देखिए, मैं आपको जो भी इंफॉर्मेशन दूंगा वो या तो ऐसी बुक से होगी जिसकी बिब्लियोग्राफी, यानी कि जिस डॉक्टर ने 300-400 पेज की एक स्टडी करी होगी, 300-400 बुक्स की, ठीक है ना। पहली तो बात ये समझिए कि हमारी जो बॉडी है वो प्रोटीन मेकिंग मशीन है। हमारी जो सेल हैं बॉडी की, 60 ट्रिलियन सेल्स जो हैं, आप क्या बिलीव कर सकते हैं वो कितने तरह की प्रोटीन बनाना जानती हैं या कितनी तरह की प्रोटीन को रेगुलेट करती हैं? 40,000 तरह की प्रोटीन को रेगुलेट करती हैं और 1,00,000 तरह की नई प्रोटीन को बनाना जानती हैं। यानी कि 1,40,000 तरह की प्रोटीन हमारी बॉडी बनाती है। आपके बालों की जड़ों को, यानी कि सेल को पता है कि उसे बायोटिन बनाना है। आपकी स्किन की सेल को पता है कि उसे कोलाजन बनाना है। और आपके मसल्स की प्रोटीन को पता है कि उसको एक्टिन बनानी है। आपके इम्यून सिस्टम की सेल को पता है कि उसको एंटीबॉडीज़ बनानी है। समझ गए मेरी बात? अब सवाल उठता है कि जितनी भी हमारी इम्यून सेल है उसका भी 24/7 एक ही काम है कि वो प्रोटीन बनाए, और जितनी हमारी 23,000 जीन है उनका भी यही काम है कि वो प्रोटीन बनाने के लिए टर्न ऑन होती रहें, क्योंकि हमारी बॉडी मीन्स प्रोटीन। ये बिल्कुल बात ठीक है। अब सवाल उठता है कि इस प्रोटीन के लिए आपका ओवरऑल सोयल ठीक है या गलत है? मैं इसकी समझने की कोशिश करिएगा। जी। कोई भी रूल तब लगता है जब बाकी चीज़ें कांस्टेंट हों। एक इंग्लिश में मैं एक चीज़ पढ़ाता हूँ, उसका मीनिंग होता है कि एवरीथिंग बीइंग कांस्टेंट द रूल वर्क्स। इसका मीनिंग यह है कि आप एक गाड़ी चला रहे हैं रेड लाइट पर, और आप ये मानते हैं कि मेरी लाइट ग्रीन हो गई है और मुझे तेज से गाड़ी निकालनी है क्योंकि एक्सीडेंट नहीं होगा। ये तब मान रहे हैं जब आप ये मान लें कि ये कांस्टेंट फैक्टर है कि रेड लाइट पर जो खड़े हैं वो ना चलें। अगर वो भी चल पड़ें और ये कांस्टेंट फैक्टर टूट जाए और ये वेरिएबल बन जाए तो अब तो एक्सीडेंट होगा ना। तो जब आप एक वर्ड को लेते हैं ना, फिजिकल बॉडी, ह्यूमन बॉडी के साथ, कि ऐसा करने से ऐसा होगा, तो ये बिल्कुल बिल्कुल ही गलत आपकी इंटरप्रिटेशन है कि प्रोटीन खाने से वो प्रोटीन आपकी बॉडी में लगेगी। अगर आप प्रोटीन खाते हैं तो फिर ऐसा क्यों होता है कि ये, पहली तो बात, मैं प्रोटीन के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं भी खाता हूँ, लेकिन मैं आपके कुछ एक मिथ के ऊपर ही काम कर रहा हूँ। पहली चीज़ ये है कि अगर हम प्रोटीन इतनी खा रहे हैं और जिम में जा रहे हैं, मैं बहुत सारे जिम गोइंग को देख रहा हूँ, वो प्रोटीन वहाँ पर भी पीते रहते हैं, हमें भी दिखा दिखा के शेक पीते हैं। कई बार मुझे बताते हैं कि तुम तो लेते ही नहीं हो, यहाँ पर ऐसे लिया करो वैसे लिया करो, नहीं तो ये पतला पड़ जाएगा या मोटा हो जाएगा, जो भी स्किन जो भी कहते हैं। एनीवे, वो अपनी जानकारी के अनुसार ठीक दे रहे हैं। फिर मैं उनसे एक बात कहता हूँ, यार तुम्हारे बाल क्यों उड़ गए? इसका मतलब है कि आपकी बालों की जड़ों को जब प्रोटीन इतनी मिल रही तो उन्होंने बायोटिन में किसे कन्वर्ट क्यों नहीं किया? ये तो वही वाली बात है अभिषेक, कि अगर मेरी रीढ़ की हड्डी, मेरी पैर की हड्डी टूट गई तो मैं फेविकोल पीना शुरू कर दूं? जी। या फिर आप ये कहें कि अगर मुझे कैल्शियम खाने से हड्डियां मजबूत होगी, तो ये तो आपका बिल्कुल ही गलत है। अगर मैं सभी किताबें आपके सामने रख दूं तो आज ही रख दूंगा। याद रखिएगा, आपको कैल्शियम
आपकी हड्डियों तक पहुंचाने के लिए कभी आपको बताया गया कि K2 नाम की विटामिन भी आपको चाहिए जो आपके पेट में बनेगी? अगर K2 विटामिन नहीं बन रही है तो ये हड्डी कभी, ये कैल्शियम कभी भी आपका दांत तक नहीं जाएगा और आपकी हड्डियों तक नहीं जाएगा, चाहे वो आप किसी भी दूध से ले लो या किसी भी न्यूट्रिएंट से ले लो। जब तक आप विटामिन K2 को नहीं लेंगे तो K2 बेसिकली एक मैसेंजर है जो हाथ पकड़कर कैल्शियम का आपकी हड्डियों तक देता है। अगर वो हड्डियों में नहीं जाएगा तो वो कैल्शियम कहाँ जाएगा? मैं बता रहा हूँ, आपकी आर्टरीज में जाएगा और आपको हार्ट अटैक ब्लॉक करेगा। कर देगा। ओके। और इसीलिए आप देखिएगा जब भी हार्ट अटैक पड़ता है, डॉक्टर से पूछेगा, आपके कई फ्रेंड हैं जी कि डॉक्टर साहब आप जब भी हार्ट अटैक पड़ता है तो आप सबसे पहले क्या दवाई लिखते हो? कहता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, क्योंकि आपके कार्बोनेट इतने भरे पड़े हैं आपके पास, उनको बंद करना है मुझे। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो तुम खा रहे हो वो वहीं लगेगा। ये तो वही वाली बात है कि मेरे घर की दीवार टूटी हुई है तो मुझे अभी सीमेंट चाहिए ना, और ईंटें चाहिए, और एक मिस्त्री चाहिए, और वो तीनों चीज़ हैं, लेकिन मेरा सीमेंट और मेरा जो सैंड है वो पीछे पड़ा हुआ है और वो ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है, तो दीवार कहाँ ठीक हो गई? आपके बैकयार्ड में सीमेंट पड़ा है डजंट मीन कि इससे दीवार आपकी मजबूत हो गई। पहली चीज समझने की कोशिश करिएगा, जो प्रोटीन आप खा रहे हैं, क्या डू यू नो कि उसको कितना हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए? अधिकांश लोग अपने गट को कहां से खराब कर रहे हैं? अगर आप मेरी बात को सुनना चाहेंगे ना तो आप चौंक जाएंगे। पहली बीमारी क्या हो रही है आपको? बीमारी ये हो रही है कि जितना प्रोटीन हम खा रहे हैं, ठीक है ना, जितना प्रोटीन हम खा रहे हैं, उस प्रोटीन के लिए जो हमें सोयल चाहिए, जो हमें जमीन चाहिए, वो है हमारे गट बैक्टीरिया। वो नहीं है जो पहले थे। वो जीन अब हमारे पास, वो जीन वही है पर टर्न ऑन उस तरह से नहीं हो रही है। याद रखिएगा, आपकी 23,000 जीन है। अगर मुझे थोड़ा सा समय दें हाँ, तो मैं समझा दूंगा जीन को, बिल्कुल सबको। बिल्कुल। हमारे पास 23,000 जीन है और एक वर्म के पास, एक कीड़े के पास 24,000 जीन है। आपके गांव में 25,000 जीन्स हैं और आप 23,000 जीन से कैसे काम चला रहे हो? कभी आपने सोचा? पता है 23,000 जीन्स नहीं है, ये तो आपकी बॉडी में पाई गई है 2000 में, जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पूरा हुआ, जहां पर बड़ी उम्मीदें थी कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जब खुलेगा और हमारे जीन को एक एक को डिकोड किया जाएगा तो सारी बीमारियां ठीक हो गई। इट वॉज ए बिगेस्ट फ्रस्ट्रेशन फॉर द मेडिकल साइंस के कुछ भी नहीं मिला, और जो मिला वो ये था कि 23,000 जीन्स कुल हैं, जबकि उन्होंने सोचा था कि 1-1.5 लाख से ज़्यादा ऊपर मिलेंगी, क्योंकि हम इतने प्रोटीन बना रहे हैं। तो पता चला है कि जो जीन 23,000 हैं वो इस तरह से काम करती हैं कि उनके पीछे 2 to 4.4 मिलियन जीन्स हमारे पेट में हैं, जिनको हम गट बैक्टीरिया कहते हैं, और इसका नाम है माइक्रोबायोम। वो है जीनोम, ONEOME। जी जी जी। और ये जीन, ये जो आपके गट बैक्टीरिया की जो जीन है, यह एक नेग्लेक्टेड पार्ट है, और ये आपकी उस जीन को प्रभावित करती है कि किसको टर्न ऑन होना है, किसको टर्न ऑफ होना है। मैं प्रोटीन की बात को रोककर आप अपने दर्शकों के लिए एक बहुत ही विशेष चीज देना चाहता हूं, ताकि उन्हें यह समझ में आ जाए कि कई बार आप ये कहते हैं कि ये बीमारी जेनेटिक है। आप समझिए कि 98% बीमारी जेनेटिक नहीं है। इपिजेनेटिक्स ये तय कर चुकी है कि जो माहौल आपके गट का और ब्रेन का होगा, माइंड का होगा, वह माहौल के अनुसार आपकी जीन काम करेगी। जीन एक व्हाइट बोर्ड की तरह है जो एक क्लास में लगा हुआ है, बच्चे सामने बैठे हुए हैं, मैथमेटिक्स का टीचर आता है, उस पर मैथ्स लिखकर चला जाता है, बच्चे मैथमेटिक्स लर्न कर लेते हैं, वो चला जाता है। अब केमिस्ट्री वाला आता है और वो केमिस्ट्री लिखकर चला जाता है। यानी कि व्हाइट बोर्ड वही है पर एक्सप्रेशन अलग है। यस और नो? मैं आज आपको एक चीज दे रहा हूं, आप चौंक जाएंगे। हमारे पास एक बीमारी है जो बहुत ही खतरनाक है, कई बार जानलेवा भी हो जाती है, उसके कॉम्प्लिकेशन। उसका नाम है सेलियक डिजीज। सेलियक, CELIAC। सेलियक डिजीज का मतलब होता है कि जिन लोगों को ग्लूटन, गेहूं की एलर्जी होती है, और इतनी होती है कि उनके, अगर उन्होंने गलती से खा लिया ग्लूटन किसी भी फॉर्म में, तो उनके हाथों से सख्त किया जाता है उसको किसी तरह से, मशीनों से, कि भाई निकालो इसको, नहीं तो वो उनका दिमाग खराब हो जाएगा, ब्रेन पर या उनका इम्यून सिस्टम रिएक्ट कर सकता है, इतना एलर्जिक हो सकता है कि जानलेवा हो सकता है, उनका वेट बहुत कम हो सकता है, उनका मूड खराब रह सकता है, डिप्रेशन में वो जा सकते हैं। ऑटो इम्यून बड़ा कॉमन है उसके साथ। पता है उस बीमारी को एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास एक जीन का होना जरूरी है। जिन लोगों को ये जीन होगी और वो गेहूं खाएंगे तो सेलियक डिजीज होगी। यहां तक क्लियर है? लेकिन अब चौंकाने वाली बात समझिएगा, और ये राहत की बात होगी हमारे सब दर्शकों के लिए। और जो चीज मैं बता रहा हूं वह
कहीं कहीं भी कंफर्म कर सकते हैं। अभी भी आप गूगल पर जाकर कंफर्म कर सकते हैं। किताबें मैं आपको 50 लिखवा सकता हूँ अभी, जिनको मैं पढ़ चुका हूँ। याद रखिएगा, अमेरिका में 35% लोगों के पास ये जीन अवेलेबल है, लेकिन जब वो गेहूं भी खाते हैं तो सेलियक नाम की डिजीज सिर्फ 1% लोगों को ही होती है, जबकि उनके पास जीन भी है और जबकि वो गेहूं भी खा रहे हैं। तो दोनों, अगर आप ये कॉम्बिनेशन बना रहे हो ना मेरे में कि मैथमेटिक्स के आप ये खाएंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा, सिर्फ 1% लोगों को वो डिजीज हो रही है, 34% को नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? जब इसके ऊपर रिसर्च की गई तो पता चला कि वो जो जीन है जिसको एक्टिवेट होकर ये सेलियक डिजीज पैदा करनी थी, वह सिर्फ तभी टर्न ऑन होगी जब हमारे पास गट में बैड बैक्टीरिया होंगे ज्यादा और गुड बैक्टीरिया कम होंगे। अगर गुड बैक्टीरिया ज्यादा हुए, जिसको हम सिम्बियोसिस कहते हैं, तो वो कभी भी एक्सप्रेस नहीं करेगी, क्योंकि इनकी जो जीन है उसे डोमिनेट या उसको रीडायरेक्ट करेगी कि तुम चुप बैठो। क्या आप जानते हैं कि रेड मीट को खाने से ये हार्ट के लिए गलत है? एक सेंटेंस दे दिया जाता है। हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत सारे लोग बोलते हैं। गड़बड़ ये होगी, मैं उसका, आप ये नहीं कह रहा हूं कि मैं फेवर कर रहा हूं, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। बेसिकली हम सब इंफॉर्मेशन अपनी सेहत के लिए एक फेस वैल्यू पर ले रहे हैं। मैंने एक किताब में पढ़ा है कि अगर इफ़ यू आर नॉट योर ओन डॉक्टर देन यू आर ए फूल, क्योंकि आपको इंडस्ट्री और आपको मेडिकल साइंस जो वो आपने कमाया है अगली जनरेशन का आपसे लेकर चले जाएंगे। उस दिन से मैंने इन किताबों को पढ़ना शुरू किया और इसके लॉजिक को ढूंढा। कमाल की बात है ये कि अगर रेड मीट से हार्ट खराब होता है, यह एक सेंटेंस है, तो मैं इसको पूरी तरह से मना कर रहा हूं। रेड मीट से उन लोगों का हार्ट खराब होगा जो इसमें आपको एंडोटॉक्सिन्स जा रहे हैं या इनको बेकार की चीज़ें जा रही हैं, जिनके पास गुड बैक्टीरिया की कमी है। अगर आपके पास गुड बैक्टीरिया हैं तो आपका हार्ट बचा रहेगा। कमाल की बात यह है कि कई बार आप ये कहते हैं कि सर मैंने कैलोरी कम कर ली है फिर भी मेरा मोटापा नहीं जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि अगर आप किसी खाने में 100 कैलोरी को खा रहे हैं, आपके पास एक बैड बैक्टीरिया, उसका नाम है फर्मीक्यूट, FERMICUTE। क्यूट लग रहा है, बाद में तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही प्यारा सा होगा, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। यह आपकी 100 कैलोरी में से निकाल कर ही देगा आपको 110 कैलोरी, और आपका एक साल में 3 किलो वेट बढ़ना ही बढ़ना है। लेकिन अगर आपके पास फर्मीक्यूट कम है और उसकी जगह बिफिडोबैक्टीरियम ज़्यादा है, तो वो आपके खाने में से 100 कैलोरी में से देंगे ही आपको 90 कैलोरी। यू विल रिमेन स्लिम। तो इसका मतलब है कि जो आप खा रहे हैं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि आपकी सोयल क्या है, आपकी बैकग्राउंड क्या है। ये तो वही वाली बात है कि एक बॉल आएगी तो सचिन तेंदुलकर छक्का मार देगा, बिल्कुल मारेगा, लेकिन सवाल यह है कि पिच पर पानी तो नहीं भरा हुआ है। पिच को आप क्यों नेग्लेक्ट कर रहे, कॉन्टेक्स्ट को कैसे कर रहे हैं। अब रही बात प्रोटीन की, मैं आज आपको एक बहुत खास बात बता रहा हूं। अगर आप में से कोई भी खा रहा है ना, बिल्कुल खाइए, अपने डॉक्टर की भी मानिए, ठीक है ना। लेकिन जो 1 ग्राम पर बॉडी वेट है, पर किलोग्राम बॉडी वेट है, ये बहुत जल्दी बदलने वाली है, क्योंकि ये बढ़ने वाली है। क्योंकि ये बढ़ने वाली है, उसका रीजन मैं इसके बाद बता दूंगा। लेकिन अगर आप एक किताब को पढ़ें जिसका नाम है अनलिमिटेड पावर, जो मैंने 93 में पढ़ी थी, उसे दोबारा पढ़ा मैंने, तो मैं कई बार पढ़ चुका हूँ। उसके मैं मुझे जब कहा गया कि टोनी रॉबिन्स वाली आप किताब, एग्जैक्टली, दूध छोड़ दो, तो उसमें एक टॉपिक है एनर्जी, कि आपकी बॉडी में एनर्जी कैसे बनती है या आप जीवन भर कैसे एनर्जेटिक रह सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि वो 12 घंटे नाचता है। हाँ, वो तो बिल्कुल नॉन स्टॉप एनर्जी। सिंगापुर में प्रोग्राम करने गया था तो वो 12 घंटे तक नाचा था, यानी कि 12 बजे आया था और रात के 12 बजे जब उसने अपना वो फायर वॉक कराया था हम सबको, वो विद डेस्टिनी वाला प्रोग्राम आप एग्जैक्टली, UPW है शायद उसका, अनलीज द पावर विद इन। और वो कुछ लैक्स का होता है सर, वो तो कोर्स लैक्स का ही होता है, और वो करीब 20,000 लोग होते हैं उसकी वर्कशॉप में। जी, ठीक है। तो उन्होंने जो किताब लिखी है उसमें एक चैप्टर है एनर्जी में एक चैप्टर है मिल्क एंड प्रोटीन के ऊपर। तो उसमें प्रोटीन के लिए उन्होंने कहा है कि जिसका सबसे ज़्यादा रिसर्च प्रोटीन के ऊपर डॉक्टर की हुई है, उस स्टेटमेंट को पढ़ लीजिएगा, वो 1 ग्राम नहीं है। उनका ये मानना है कि आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली चीज़ों के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार वह अडाप्टेबल है, वह मैथमेटिक्स के ऊपर काम नहीं करती है। पहली तो बात यह है। प्रोटीन के बारे में ज़्यादा चिंता करना अनवारंटेड है, उसमें यह भी लिखा है, पर मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरी बात मानें,
ये आपका डिसीजन होगा। लेकिन एक चीज़ मैं सबसे कहूँगा कि अगर आप प्रोटीन खा रहे हैं तो कृपया अपनी एक बड़ी बीमारी से बच जाना। वो बीमारी ये है कि अगर आपके पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड उतना नहीं निकल रहा है जितना उस प्रोटीन को पचाने के लिए चाहिए, आपका कार्बो मुंह से पचता है, यहीं से शुरू हो जाता है। आपका प्रोटीन वेट करता है कि वो पेट में जाए। अगर आप ना तो पूरी मेहनत कर रहे हैं, ना ही आप उसी स्ट्रेस लेस माहौल में हैं माइंड के, आप तनाव में जी रहे हैं, ठीक है ना, आप चारों तरफ से आपने एंग्जाइटी पाल रखी है, तो उस समय 20 साल के बाद आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड हर साल 1% के साथ नीचे आना शुरू हो जाता है। अगर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम है आपके पेट में और आप प्रोटीन बढ़ाते जा रहे हैं, चाहे वो मीट से खाएं, चाहे वो कैसिन वे से खाएं, चाहे वो दूसरी चीज़ें से खाएं, तो याद रखिएगा वह जो प्रोटीन है वो इट विल रिमेन अनडाइजेस्टेड, क्योंकि उतना उसको वो अम्ल या एसिड नहीं मिला है, और वो छोटी आंत में जाकर फर्मेंट होना शुरू हो जाएगा और वहाँ पर वह फंगल ओवरग्रोथ में बदल जाएगा, यानी कि फंगस में वो बदल जाएगा। ओके। जितना आप सोच रहे थे कि प्रोटीन आपकी बॉडी में जा रहा है, वो वहाँ नहीं जा रहा, बल्कि वो फंगस बन चुका है, और इस बीमारी का नाम है स्मॉल इंटेस्टाइनल फंगल ओवरग्रोथ, जो हर इंडियन को हो चुका है, ऑलमोस्ट हर इंडियन को, इवन बच्चों को भी। इसकी दूसरी बीमारी ये है, अगर आप समझ लें, कि जब आपकी आंतों में गुड बैक्टीरिया की कमी पड़ जाती है, क्योंकि आप शुगर खा रहे हैं, आप अल्कोहल ले रहे हैं, आप बियर ले रहे हैं, आप आइसक्रीम में जो इमल्सीफायर्स उन्हें खा रहे हैं, आप एंटीबायोटिक खा रहे हैं, आप पेन किलर खा रहे हैं, आप स्टेरॉइड्स खा रहे हैं, ठीक है ना, और क्या मैं बताऊं, आई मीन आप गुटखा चबा रहे हैं, ठीक है ना, आप शुगर रिफाइंड खा रहे हैं, आप रिफाइंड ऑयल खा रहे हैं। इससे हमारे जो गट के बैक्टीरिया, इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, क्योंकि आपके, जब आप कह रहे हैं कि आपके दादाजी ठीक रहा करते थे, पता है वो कितना फाइबर खाया करते थे? 150 ग्राम। आप और आपके बच्चे कितने खा रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, लेस देन 14 ग्राम। यू आर फाइबर स्टार्व्ड पीपल। आप बीमार नहीं हैं, आप इस फाइबर स्टार्व्ड हैं। तो दूसरी बीमारी सीफो के साथ ये है अभिषेक, कि जब हमारे गुड बैक्टीरिया कम रह जाएं और बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ जाए, तो इस बीमारी का नाम है डिसबायोसिस। सिम्बियोसिस था जी जी जी, कि गुड बैक्टीरिया ज़्यादा थे, dysbiosis। बैड बैक्टीरिया कम थे। अब ये डिसबायोसिस हो गया, और ये बैड बैक्टीरिया अपनी कॉलोनी बसा लेते हैं छोटी आंत में सीफो के साथ, और इसका नाम दिया गया सीबो, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। ये है दो बीमारी जिसको आप कह रहे हैं ना कॉन्स्टिपेशन है, जी जी जी, या आईबीएस है, वो लक्षण है भाई, वो बीमारी नहीं है, वो लक्षण है। आप लक्षणों के ऊपर काम कर रहे हैं, बीमारी का आपको पता नहीं। ये मैं विद ड्यू रेस्पेक्ट टू एवरी इंडियन को कह रहा हूं, और मुझे इस बार मेरी टोन भी ऊंची जा रही है, क्योंकि इस बार पे मैं आई फील एंग्री कि यार लक्षणों को ठीक कर रहे हो आप। मान लेते मेरी रसोई में रोजाना आग लगती है, और मैं रोजाना फोन करके एक फायर टेंडर को बुला लेता हूं, वो बुझा के चले जाते हैं, अगले दिन फिर लग जाती है। मेरा घर अस्त व्यस्त, मेरा काम छूट गया। भाई एक बार आग को बुझा दिया आपने, लेकिन अब आप इस लर्निंग को जनरेट क्यों नहीं कर रहे कि आखिर हुआ क्या? तो देखेंगे वहां छेद हो रहा मेरे पाइप में, तो पाइप को ठीक करो ना। तो आप क्या कर रहे हैं कि रोजाना कॉन्स्टिपेशन को, स्टूल को जबरदस्ती वहां से हटाकर बाहर निकाल रहे हो। वह तो उसकी नेचुरल प्रक्रिया है। आप नेचुरल प्रक्रिया में कैसे आप दखल दे सकते हैं किसी चूर्ण के द्वारा? ये तो वही वाली बात है कि आपके बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही, तो आप उसे मोल्ड में डालकर, सांचे में डालकर खींचोगे क्या? यही काम आप अपने हाथों के साथ खेल रहे हैं। याद रखिएगा, ये सीफो और सीबो सबसे बड़ी बीमारी है। और जब ये सीबो, इनकी जो, इन बैक्टीरिया की जो स्किन है ना, इन बैक्टीरिया का जो बाई प्रोडक्ट है ना, उसे कहते हैं एलपीएस, लाइपोपॉलीसैकेराइड। और ये जब एलपीएस आपके ब्लड में जाते हैं, ये जहां भी जाते हैं वहीं तबाही मचाते हैं। अगर ये आपके आंखों पर चले गए तो कैटरेक्ट करेंगे, आपके लीवर पर चले गए तो लीवर खराब, आपके घुटनों पर चले गए तो घुटनों में इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन, आपके बालों में चले गए तो उसको खराब। सवाल है कि आपने इसके बारे में पढ़ा? कभी नहीं पढ़ा, बस आपने एक सेंटेंस ले लिया, हमें पर बॉडी गिरा। ये तो वो वाली बात है कि भाई मानो बॉडी आपकी मैथमेटिक्स को फॉलो कर रही है, बॉडी मैथमेटिक्स को फॉलो नहीं करती। आपके लिए उड़द की दाल अच्छी हो सकती है, मुझे गैस बनाती हो, लेकिन डाइटिशियन क्या कहेगा? आपकी उड़द की दाल में इतना प्रोटीन है, यह आपके लिए जरूरी है। ठीक है भाई, सब जरूरी है, लेकिन इसने तो मुझे गैस बना दी, इसने तो मेरा सीबो बढ़ा दिया, इसने तो मेरे सीफो को बढ़ा दिया। सीफो बढ़ते ही मेरी बॉडी में और ज़्यादा और आप कह रहे कि आपको पता नहीं। सर याद रखिएगा, इसीलिए मैं कहता हूँ कि बिफोर यू स्टार्ट एनीथिंग,
फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आपके पास क्या है, या सिर्फ सुनी सुनाई बात कह रहे हैं? आपको अगर यंग रहना है ना, और आपको पैसे को बचा कर रखना और अगली जनरेशन को देना, तो अच्छी किताबों को और अच्छे डॉक्टर्स की किताबों को पढ़ना शुरू करें, क्योंकि जो चीज़ें इवॉल्व हो चुकी हैं वो आप तक नहीं आ रही हैं। जिन चीज़ों का पता हो चुका है वो आप एक एक्सपर्ट हैं फाइनेंस के किसी एक एरिया में, भाई साहब जो चीज़ तुम जानते हो मैं थोड़ी जानता हूँ। मैं किसी चीज़ का एक्सपर्ट हूँ, मैं किसी NLP की उन चीज़ों को मैं रिलेट करवा देता हूँ कि इस आदमी ने ये बिहेवियर क्यों करा। जब मैं जिस जगह पर हम बैठे हुए हैं, हमारे फ्रेंड का ये स्टूडियो है, उन्होंने मुझे एक लड़की का रेफरेंस दिया कि उनको एक बड़ी डिजीज़ है, और जैसे ही मैंने उस लड़की से बात करनी चाहिए तो उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया उन्हीं के सामने। फिर उन्होंने समझाया कि नहीं नहीं, जैसे ही मैंने उनसे कहा कि मेरी क्लास फ्री होगी आपके लिए, 3 क्लास फ्री होंगी, इन द वेरी फर्स्ट क्लास शी विड्रू, जहाँ ब्रेक थ्रू मैं देने वाला था उसको। एंड अगर वो लड़की इस प्रोग्राम को देखेगी, क्योंकि वो देखेंगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगले दिन यानी कि नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे किया कि सर मुझे रिकॉर्डिंग दे दो उसकी। मैंने कहा नहीं, आपको नहीं मिलेगी, सबको मिल जाएगी, आपको नहीं मिलेगी। बिकॉज नंबर 1 तो पहली तो बात ये, हमारे पास ये कल्चर नहीं है कि आप इतने कैजुअल हो सकते हैं। उन्होंने कहा सर आई गोट lot of vomiting and lot of high fever when I started exercising, following your exercise। मेरा अगला सवाल सुनिएगा। मैंने कहा यही मैं आपसे कहलवाना चाह रहा था। इवन आपका सबकॉन्शियस माइंड जानता है कि आज मैं ठीक हो सकता हूं, लेकिन वो ठीक नहीं होना चाहता कहीं ना कहीं, बैरियर, एंड इट इज इमीडिएटली रिएक्टिंग दिस वे। जीवन में कई बार हम सुखी नहीं रहना चाहते, जैसे हम सुख का पल आता है हम रूठ जाते हैं ताकि वो अपॉर्चुनिटी निकल जाए। आप जो ये बात कह रहे हैं ना, आज सुबह ही मेरे एक फ्रेंड के साथ भी यही चीज़ हुई है, और मैं वही सोच रहा था बार बार क्यों होता है। थोड़ा सा अगर हल्का सा मैं आपको कंटेस्ट देता हूँ ताकि आपको मैं बताऊँ, तो मैंने एक चीज़ देखी है कि जब भी वो कुछ एक काम करने जाती हैं कुछ एक्साइटमेंट में, फिर उसके बाद ना वो बहुत सोच सोच के जाती हैं कि अगर ये हुआ तो, ये हुआ तो, वो हुआ तो, और पता नहीं क्या होता उनके साथ, हर बार उल्टा होता है। और उसके बाद ये एक बार नहीं, ये 6ठी बार हो गया है कि हमेशा मैं उनको कहता हूँ कि कुछ नहीं, हमारे साथ चलो नेचर में घूम आएंगे, 3 दिन रहोगे नेचर में तो सही हो जाओगे। लेकिन वो हर बार उस प्लान को फिर कैंसिल कर देते हैं जब भी इस प्रोसेस में जाती हैं। तो मैं यही सोच रहा था ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो आई थिंक अभी मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ जो आप चीज़ कह रहे हैं रिजेक्ट वाला, शायद उन्होंने ये एक्सेप्ट ही कर लिया उनके माइंड से कि यार मैं तो जब भी कुछ इस तरह से करने नहीं, माइंड को आपने प्रोग्राम कर लिया कि आई नीड ओनली मिजरीज इन माई लाइफ। तो जैसे ही आपको मिजरीज के बाहर का स्वर्ग मिलेगा तो आप कहेंगे इट्स नॉट माई वर्ल्ड, आई बिलोंग टू नर्क। याद रखिएगा, पीपल लव देयर मिजरी बिकम देयर पोजेशन, देयर टॉय। अगर ये नहीं है तो फिर मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है। हम जीवन में अपने नर्क को बड़ी मेहनत से तैयार करते हैं, और उसके साथ मैं जब अगर बिलोंग करूंगा और आप एकदम से कहेंगे राम सर मैं निकाल रहा हूँ ना आपको, मेरे साथ आओ, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ, फिर मैं कहूँगा उस वर्ल्ड को मैं बिलोंग ही नहीं करता, मेरे इसका क्या होगा जो मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है। सो आई स्टार्टेड लविंग माई वर्ल्ड, हेल। एंड वो उस दिन याद रखिएगा, उस दिन कोई ना कोई ऐसी चीज होगी, और कई बार रियल होगी, बिकॉज यू आर इन्वाइटिंग दैट मोमेंट। मैं भी हैरान हूँ, जो मैं केस देखता हूँ कहाँ से अचानक से उठ के इनका कुछ एक नया केस आ जाता है, मैं भी हैरान हो जाता हूँ ये कैसे हो रहा है। बिकॉज वो एक उस पल को बिलोंग ही नहीं कर रहे जिस पल को ने बिलोंग करना चाहिए। इसीलिए याद रखिएगा, मैं इसको कहता हूँ कि इमोशनल टाइम ट्रेवल करिए आप। ये एक वर्ड, एक टेक्निक है, और उसको उस पर्सन के लिए मैं बता सकता हूँ। उससे कहिएगा कि आप कंधे सीधे करके इमेजिन करिए कि आपके सामने एक गोल्डन हाईवे है, ये रेस्ट ऑफ योर लाइफ है, इसे दूर तक इनफाइनाइट देखो, इस पर सारी चीज़ों को, हर्डल्स को हटाओ। इमेजिन करो कि ये हाईवे पूरी तरह से गोल्डन कलर का, फुल ऑफ एयर एंड ब्राइटनेस है, लाइट के साथ है। इमेजिन करिए कि अब आप एक राजा की तरह, एक किंग की तरह, एक ओनर की तरह इसके ऊपर जा रहे हैं। और इमेजिन करिए कि अगर आज 2025 है तो 2026 के माइलस्टोन के ऊपर अपने सेलिब्रेशंस को देखिएगा, यहीं पर उनका एकदम से रिजेक्शन आ जाएगा। ऐसे थोड़ा ही होता है, अरे भाई तेरा जा तो कुछ नहीं रहा ना, तू एक मूवी भी तो देखता है ना जिसमें स्टूपिडिटी की तो इमेजिनेशन है, वो रियलिटी तो वो भी नहीं है ना, उसको तो तू देख रहा है उस अंधेरे में बैठकर। तू अपनी लाइफ को भी तो इमेजिन कर ले, यही तो क्वांटम कोलैप्सिंग ऑफ द एनर्जी है। लेकिन वो कहेगा नहीं मैं नहीं देखूंगा इसको, क्यों? बिकॉज आई डू नॉट बिलोंग टू इट। लेकिन अगर उससे कहो कि तू कंधे सीधे कर, जीवन को एक बार इस गोल्डन हाईवे पर बना ले,
2027 में चला जा, 28 में चला जा, 30 में चला जा, लोगों की तालियां सुन, बढ़िया से इमीडिएटली इमेजिन करिए कि पीपल आर हगिंग यू, यू आर एंजॉइंग गुड, आई मीन यू आर बोर्डिंग गुड प्लेन्स। इमेजिन करिए कि आप उतर कर एक बड़ी रिजोर्ट में जा रहे हैं। भूल जाइए कि ये कैसे होगा। क्वांटम फिजिक्स में जब आप क्वांटम फिजिक्स को पढ़ते हैं, द फील्ड किताब को पढ़िएगा या क्वांटम फिजिक्स को पढ़िएगा, उसमें यही तो है कि हम एनर्जी को कैसे कोलैप्स करें। उनका पहला रूल है, डोंट थिंक कि ये कैसे होगा। मत सोचिए कि आप हाई स्कूल फेल हैं, मत सोचिए कि आपके पेरेंट्स गरीब थे या अमीर थे, मत सोचिए कि आपको अंग्रेजी नहीं आती, मत सोचिए कि आप इस डेजर्ट आई मीन रेगिस्तान में रहते हैं। बस एक बार पिक्चर को बनाइए तो सही। एक मोमेंट आएगा कि जब ये पिक्चर आपके रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम में चले जाए। वन थिंग जो सबसे पहले आया था, इस पिक्चर के साथ इतना आप एसोसिएट आइडेंटिफाई कर जाओ कि आपके ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है जिसे हम रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। इसकी खास बात ये होती है कि जब हम इन इमेजेस के साथ पूरी इमोशन के साथ जुड़ जाते हैं और एक पल आता है कि दिस मोमेंट एंड आई बिकम वन, यानी कि ये गोल और मैं फ्यूचर के मैं एक हो चुका हूं, तो उस समय ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम आपकी सारी सेंसेस को गाइड करने लगता है कि मैं बाहर निकलूंगा, हजारों चीज़ें मेरे सामने होंगी, एक बियर बार भी होगा, 2+2 हैप्पी आवर्स भी होंगे, एक पंगे के लिए पान की दुकान भी होगी, एक रेस्टोरेंट भी होगा बर्गर का, लेकिन पता है मैं इन चीज़ों को नहीं देखूंगा। सडनली मुझे एक एडवर्टीजमेंट दिखाई जाएगा, अभिषेक कर इज प्रेजेंटिंग ए वर्कशॉप, और यहाँ चलते हैं यार, ये क्यों दिखाई दिया, ये क्यों नहीं दिखाई दिया। पता है उस समय कौन देख रहा है? आप नहीं देख रहे हो, आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम इन चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रहा है। उस समय मुझे एक फ़ोन आएगा, डू यू नो सर मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गया हूँ या पड़ गई हूँ, मैं इसके साथ भी तो ओके कर सकता हूँ, कहाँ हूँ, यहाँ मिलते हैं चलो। लेकिन एक आवाज़ अंदर से भी तो आ सकती है, लेट अस डू समथिंग यूनिक। और एकदम से आपको एक चीज़ दिखाई देगी, एक बुक स्टोर, और वहाँ एक किताब दिखाई देगी, और किताब को आप खोलेंगे। द सेम थिंग हैपेंड विद मी। मैंने किताब खोलेंगे और उस पर एक लाइन लिखी है, सम इनविजिबल फोर्सेज हैव ब्रॉट दिस बुक इनटू योर हैंड। कुछ अदृश्य शक्तियों ने ये किताब तुम्हारे हाथ में रखी है, ये मेरे साथ हुआ है। लेकिन उससे पहले मेरे पास कई आवाज़ें थी, अरे यार आज दारू पियेंगे ना, अरे चलो यार रेस्टोरेंट में चलते हैं ना, अरे राम सर